कविता का शीर्षक है क्या होगा अगर। क्या होगा अगर हमें मालूम हो अब कि नहीं लगेंगे आमों के पेड़ों में बौर, पछुआ हवाएं अब नहीं लाएंगी सरसों की गंध, अब छूने से कभी नहीं मुरझाएगी छुई मुई, खेतों में खुद से नहीं उगेगा भतुआ का साग, धूप भरे रास्ते में अब नहीं होगा कोई बरगद का पेड़, पानी में नहीं तैरेगी केले से बनी हुई नाव। क्या होगा सीपियां तरस उठेंगी मोटी के लिए, प्यास से खत्म हो जाएंगे चातक पक्षी। ऐसा होना कितना खतरनाक है, पर उससे ज़्यादा खतरनाक है हमें पता होना कि ऐसा होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक प्रेमी को पता होना कि अब वह नहीं देख सकेगा अपनी प्रेमिका को। दूसरी कविता है भविष्य का इतिहास। कई साल बाद जब इतिहास का आखिरी पन्ना रंग जाएगा इन तमाम युद्धों के खून से, तब होगी एक क्रांति। इतिहास के वे सभी पन्ने फाड़ दिए जाएंगे जिनमें जिक्र होगा प्लासी जैसे युद्ध का, कश्मीर और यरूशलेम जैसी खूनी रंजिशों का, हिरोशिमा के उन घावों का, और वहाँ भर दी जाएगी पलाश के फूलों की महक, पहाड़ों में तैरती झीलों की शांति, एक शहर की धार्मिक पवित्रता और एक छोटे बच्चे की हंसी। यही सब क्रांति के बाद के भविष्य का इतिहास होगा। एक कविता है रवि सहाय की अधिनायक, उसका पात्र है हरचरना। तो ये कविता आजकल काफ़ी रिलेवेंट है, किसानों पर है। कल कुछ मौतें हुई, सुना कि वे हरचरना के वंशज थे। अखबार ने लिखा यह थी एक आत्महत्या। मैं कहता हूँ आत्महत्या जैसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में, यहाँ होती है तो केवल हत्या। वे लोग भी तो कब के मारे जा चुके थे आत्महत्या वाली खबर के काफ़ी दिनों पहले, जब मारी गई थीं उनकी आशाएं और उम्मीदें। लोग बता रहे थे हरचरना के खेतों की फटी दरारें दर्द देती थीं, पैरों की फटी हुई बेवाइयों से भी ज़्यादा। उनके चेहरे की फुंसियाँ दुखती थीं, गेहूं के पत्तियों के दाग के माफिक। खाद की खाली बोरियां तकलीफ देती थीं, खाली जेबों से भी ज़्यादा। इस वंश का आखिरी जीवित लड़का जिसके कंधे पर अब भार है भारत भाग्य विधाता गाने का, उसने बताया सूखी ज़मीन की दरारों को पानी से भरने के लिए और उनमें देने के लिए खाद सब लटक गए आम के पेड़ से। किसी ने कह दिया था उन्हें कि उनके शरीर में है 2/3 पानी और शरीर कुछ दिनों में बन जाएगा खाद। जबकि अखबार वाले लोगों के साथ आए सफ़ेद कुर्ते वाले चाचा जी ने कहा पेड़ से लटकना हरचरना के वंशजों का फैशन है। एक कविता है मेले का उजड़ना। गांव के बुजुर्ग बताते थे मेले का उजड़ना एक भयानक घटना है, जैसे किसी परंपरा का उजड़ जाना। फटी बिखरी थैलियाँ, टूटे फूटे सामान, इधर उधर अधभरे गड्ढे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कलिंग के युद्ध के बाद का मैदान। उदास बैठी खिलौने वाली बुढ़िया, अपने चूल्हे की भट्ठी तोड़ता हलवाई, भीड़ की तलाश में निराश करतब दिखाने वाला, आधे मन से झूले उतारता झूले वाला। यह सभी क्रियाएं संपादित होती हैं एक घंघोर चुप्पी के बीच, जो परिणाम है पिछले दिनों में पनपे रिश्तों के चटखन की। अब की गांव के लड़कों ने बताया कि आजकल मेलों का उजड़ना नहीं रह गई है एक भयानक घटना। वे अब देखने सुनने लगे हैं अखबार। उन्हें मालूम है कि अचानक मेले के शोर के शांत हो जाने से बड़ी भयानक घटना है गोलियों और बमों की आवाज़ के पीछे एक पूरे शहर का शांत हो जाना। प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात, उसका पात्र है हल्कू। तो हल्कू पर है एक कविता। कहाँ आया हल्कू, क्या उसने अगला फागुन देखा था? पता लगा है वह अब भी हर गांव में रहता है। उसके कंबल की सूत निकल गई है, उसके उधार का कुछ पता नहीं, लेकिन अब हर कदम सूद पर पड़ता है। मर्जाद तो कब का चला गया। इन दिनों वह घर में जल रही ढिवरी की कालिख छुड़ा रहा है। मेरे परदादा ने उसे कालिख छुड़ाते देखा था। लगन काका बताते हैं कि जो और धीरे धीरे चटक हो गई थी। मैं देख रहा हूँ उस कालिख के बीच पड़े हल्कू के कदम,
उसके जीवित होने की आखिरी निशानी। मैंने जब उसे बताया कि राय साहब के लड़के उसकी कहानियाँ पढ़ते हैं, वह खुद को साफ करने लगा, जैसे कालिख उन लड़कों को छू न जाए। कैसे कहूँ उसे, उठो, पढ़ो और लड़कर जीतना सीखो। मुझे डर है किसी रोज़ जब वह 3-4 दिनों से भूखा हो, उसकी आवाज़ ही ना निकले क ख ग घ पढ़ने के लिए। उसकी आवाज़ आखिरी बार तब सुनी थी एक जयकारे के रूप में, जब एक सफ़ेद कुर्ते वाले ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे रामराज्य दिखाया था। मैंने देखा था वह आवाज़ उसके कंठ से नहीं, पीठ से सटे उसके पेट से निकली थी। वाह, बहुत अच्छा।